अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात भारतीय नौसेना की, जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय नौसेना ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। K4 की जद में पाकिस्तान का कोना कोना है, वहीं बीजिंग तक में इसकी पहुंच है। भारतीय नौसेना हर दिन लहरों पर पराक्रम की नई नई पटकथाएं लिख रही है। शौर्य का ऐसा कीर्तिमान रचा जा रहा है जिसकी धमक भर से ही दुश्मनों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। 3 महीने पहले भारतीय नौसेना में शामिल हुई न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहली बार आईएनएस अरिघात से K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण बुधवार को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से किया गया। यानी अब इस सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत के साथ अरिघात और ज्यादा सक्षम हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अपने अदृश्य योद्धा यानी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर अपनी परमाणु ताकत का परिचय दिया। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात की धार को लगातार परखा जा रहा है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसकी जद में पूरे पाकिस्तान के साथ चीन का बड़ा हिस्सा भी आता है। अगर बंगाल की खाड़ी से K4 मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो ये चीन के मेन लैंड, दक्षिण और वेस्टर्न इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती है और जरूरत पड़े तो ये सीधा बीजिंग को भी हिट कर सकती है। वहीं अरब सागर में इसे कहीं से भी लॉन्च किया जाए तो ये पाकिस्तान की राजधानी को तहस नहस कर सकती है। समुद्र के नीचे रहते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा सकता है, और वो भी 3500 किलोमीटर दूर तक। मैक्सिमम रेंज पर इसका प्रशिक्षण किया गया, जो सफल रहा है। और ये एक मैसेजिंग है कि हम इतनी दूर तक अपने देश की बनी हुई मिसाइल फायर करने में सक्षम है और न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है। और ये पनडुब्बी भी न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है, और ये पनडुब्बी भी अभी नई बनी थी, 2-3 महीने पहले ये लॉन्च हुई है। इसमें से जो मिसाइल लॉन्च किया गया, एक मैसेज है, एक संदेश है कि आज भारत की ताकत है, भारत की उभरती हुई शक्ति है। हिंद प्रशांत इलाके में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम आईएनएस अरिघात की ताकत और खासियत ही कुछ ऐसी है कि पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की साथ से फूल रही है। दरअसल चीन और पाकिस्तान अरिघात के रडार पर आ चुके हैं, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर परमाणु हमला भी कर सकती है। आईएनएस अरिघात में शॉर्ट रेंज की 24 K15 मिसाइल तैनात की गई है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। वहीं 8 K4 मिसाइल भी अरिघात की विध्वंसक ताकत में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलों का अपनी तरकश में शामिल करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि एक जो भारतीय की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति बढ़ेगी, और भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसमें काफी इजाफा होगा। तो पाकिस्तान और चाइना सोचने पर मजबूर होंगे कि आज भारत की शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है, और हम समुद्री सीमा को
रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS अरिघात मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर ताकत के साथ साथ कई विध्वंसक हथियारों से भी लैस है, जिसका काउंटर करना दुश्मन के लिए आसान नहीं। INS अरिघात 6 टॉर्पीडो से लैस है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल पानी में ही दूसरी पनडुब्बी और जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचकर उसका विध्वंस कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं अरिघात सबमरीन महीनों तक पानी में रह सकती है। अरिघात पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चल सकती है। वहीं समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। INS अरिघात समंदर के अंदर से मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 24 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी एकता यात्रा का आज 8वां दिन है। आज की पदयात्रा निवाड़ी से शुरू होकर ओरछा तिहारे तक जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक 140 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और कल उनकी यात्रा का आखिरी दिन है, यानी कि शुक्रवार को ओरछा के राम राजा मंदिर पर इसका समापन होगा। इस पदयात्रा को जात पात, भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के मकसद से निकाला गया। पांव में छाले पड़ गए और नौबत पट्टी बांधने की आ गई, लेकिन एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कदम नहीं रुके। आज उनकी इस पदयात्रा का 8वां दिन है। हर रोज की तरह आज भी उनके ये यात्रा धूमधाम से अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चली और बढ़ चले उनके ये हजारों अनुयायी, जो 21 नवंबर से लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर झूमते गाते यूं ही चल रहे हैं। ये तमाम लोग देश के अलग अलग शहरों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग आया है। जहां पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने खास समर्थकों के साथ चलते हैं। फिलहाल वो आराम के लिए यहाँ रुके हुए हैं और ये जो जगह है ये निवाड़ी से ओरछा के बीच की एक जगह है, बरुआ सागर के पास, जहाँ पे फिलहाल ये यात्रा ने थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो अपने साधु संत जो उनके साथ चल रहे हैं, जो संत समाज है, उनके साथ बैठ के फिलहाल यहाँ पे फलाहार और साथ ही में पैरों में जो छाले आ गए हैं उसका इलाज एक तरीके से यहाँ पे वो अपना करवा रहे हैं, मरहम पट्टी करवा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो उनके साथ जुड़ी है, उन्हें अब इस बात का एहसास है कि ये भीड़ उनके साथ आगे भी जुड़ने वाली है और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि इस यात्रा के साथ उन्होंने जन जागरूकता शुरू कर दी है, जन जागरूकता फैला दी है और अब जो है वो अगली यात्रा में इससे ज्यादा भीड़ लेकर के आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर होगी, जो कि 2025 में, साल 2025 में निकलेगी। 8 दिनों से जारी इस यात्रा में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और धीरेन्द्र शास्त्री का ये कारवां बढ़ता गया। इस दौरान रास्ते में ही खाना, रास्ते में ही आराम, रास्ते में ही लोगों से मिलना और चलते चलते लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, ये सब कुछ रोजाना हो रहा है। बावजूद इसके न धीरेन्द्र शास्त्री का जोश और उत्साह कम पड़ा और न उनके इन हजारों अनुयायियों का। इसी के चलते अब तक ये लोग 140 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। ये 8वें दिन पे तमाम लोग जो हैं जय श्री राम के नारों के साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं इस पूरी यात्रा में और ये साफ तौर पे बता रहा है कि कैसे 8वें दिन भी बिना थके
ये तमाम लोग अपने इस सफर को पूरा कर रहे हैं और अब अंतिम 2 दिन शेष रह गए हैं इस यात्रा के, क्योंकि आज 15 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा पहुंचेगी ओरछा तिराहे पे और कल सुबह ओरछा तिराहे से शुरू होकर के यात्रा 8 किलोमीटर का सफर तय करके राम राजा मंदिर जो है ओरछा में वहां जाकर समाप्त हो जाएगी। समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत और जात पात को मिटाकर लोगों को एकजुट करने के इरादे से निकाली जा रही ये यात्रा अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस दौरान इसे आम लोगों का ही नहीं बल्कि खास लोगों जैसे नेता, मंत्री, अभिनेता, लोक और हास्य कलाकारों का भी भरपूर समर्थन मिला है। इन तमाम लोगों का मानना है कि जिस मकसद से धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर निकले हैं उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। देश भर से संत समाज जो है वो जुट रहा है। बाल मुकुंदाचार्य भी आज यहाँ पहुंचे हैं निवाड़ी से ओरछा के बीच में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए। हम बात करते हैं बाल मुकुंद जी, कितना जरूरी इस तरीके की यात्राएं आपको लगता है देश में जिसकी जरूरत है? आप राजस्थान से यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं, आप साथ में भी चले। सर्वप्रथम तो मैं जो आज लाखों की संख्या में यहाँ सनातनी धर्म यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूज्य बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आज बागेश्वर से लेकर और ओरछा धाम तक जो 8वां दिवस की यात्रा है, लोगों का जोश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में और जहां भी विश्व में सनातनी रहते हैं उनमें एक अलग ऊर्जा प्रवाह हो रही है। और जिस संकल्प के साथ हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, संपूर्ण संत समाज कर रहा है कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव उस सबको समाप्त करना है और सबको संगठित और एक होकर देश के विकास के साथ, सनातन की धर्म ध्वजा के साथ आप हम सबको चलना है। छतरपुर के बागेश्वर धाम से चलकर ओरछा तक 160 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन 29 नवंबर को राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में होगी, जहां धीरेन्द्र शास्त्री राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे और फिर अपने अनुयायियों के साथ वापस बागेश्वर धाम लौटेंगे। इस पदयात्रा के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अगले साल भी ऐसी पदयात्रा कर सकते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के बाहर। निवाड़ी से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं राजू उर्फ भीम सिंह से, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल राजू जब 8.5 साल के थे तब स्कूल से घर लौटते वक्त उन्हें अगवा कर जैसलमेर ले जाया गया, जहां उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। हालांकि तकलीफों के बावजूद राजू का ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा कम नहीं हुआ और यही वजह है कि वो आज गाजियाबाद पुलिस की मदद से अपने घर लौट आए। 31 साल बाद राजू के घर लौटने से उनके घर में आज जश्न का माहौल है। अपने बचपन की तस्वीर दिखा रहे ये हैं राजू उर्फ भीम सिंह, जिनकी घर वापसी 31 साल बाद हुई तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता पिता के चेहरे की खोई रौनक फिर से लौट आई। बहनों की आंखों से आंसू छलक गए और घर पर मिलने के लिए पड़ोसियों का तांता लग गया। 31 साल बाद घर का खोया बेटा घर वापस आ गया। 3 बहनों के बीच का अकेला भाई, इकलौता भाई घर वापस आ गया। तो घर में किस तरह का माहौल होता है। हम मौजूद है गाजियाबाद में, ये तुलाराम जी का घर है और घर पर आज बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग इनसे और इनके बेटे से मिलने के लिए आ रहे हैं। बेटा, इसका नाम राजू है और जो 31 साल पहले परिवार से बिछड़ गए थे, खो गए थे, अब जाकर मिले। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले राजू जब 8.5 साल के थे तब स्कूल से घर लौटते वक्त उन्हें कुछ लोग अगवा कर जैसलमेर ले गए। राजू का कहना है कि जहां उनसे बकरी और भेड़ चराने का काम लिया जाता था और खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। राजू का आरोप है कि उन्हें दिन भर काम करने के बाद बांध कर रखा जाता था। इतनी तकलीफों के बाद भी राजू का ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा बना रहा। वो दिन आपको याद है जब आपको उठा कर ले गए थे? क्या हुआ था उस दिन? दोनों बहन भाई स्कूल से आ रहे थे, थोड़े बहन से गुस्से होकर पीछे बैठ गया और इधर से टेम्पो वाले कहाँ ले गए थे? राजस्थान। राजस्थान। वहाँ क्या करते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। वहाँ उन्होंने आपको रखा इतने साल अपने पास और सिर्फ आपसे काम करवाते थे।
राजू के मुताबिक उन्हें घर पहुंचाने में दिल्ली के एक व्यापारी ने भी मदद की। पहले राजू व्यापारी की मदद से दिल्ली पहुंचे और फिर गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने खोड़ा थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। जिसके बाद जांच में पुलिस को पता चला कि 31 साल पहले थाना साहिबाबाद में एक बच्चे के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर राजू के घर वालों को पुलिस ने खोज निकाला। इस काम में पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ। आज से 18-19 साल पहले कोई गाड़ी वाला उठा के ले गया था और मेरे परिवार में मम्मी पापा 4 बहन इकलौते भाइयों में और पापा यहाँ जमीन है खुद के, पता नहीं किसी खेती करते थे और खुद का घर है यहाँ पे। उसने बताया कि 30 वर्ष पूर्व उसका थाना साहिबाबाद क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा जब इसके संबंध में जानकारी किया गया तो पता चला कि 30 वर्ष पूर्व थाना साहिबाबाद क्षेत्र में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके परिजनों का पता लगा करके युवक को उसके परिजनों से मिलवा दिया गया है। राजू के घर वाले बताते हैं कि उनके बेटे के शरीर पर 3 निशान मौजूद थे, जिनके आधार पर उन्होंने अपने बेटे की पहचान की। 31 साल बाद राजू की सही सलामत घर वापसी से मां लीलावती और पिता तुलाराम खुशी से फूले नहीं समा रहे। वहीं राजू की 3 बहनें भी खोया भाई वापस मिलने से बहुत खुश हैं। आपको बहुत बधाई कि जिस बेटे का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे वो घर वापस आ गया। कैसे मिला? थोड़ा थाने से थोड़ा थाने से मिला। थाने से फोन आया था आपको? 31 साल बाद अपने परिवार से मिलने वाले राजू की कहानी ने साबित कर दिया कि कभी कभी सच्चाई और प्यार की ताकत समय और हालात को भी बदल देती है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ मयंक गौड़, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।